हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फ्री लॉ एकेडमी में। दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो जमानत के बारे में प्रावधान है, आपके जो अध्याय 35 हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। भाग 1 में हम अजमानती अपराध में जमानत के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी दौरान कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण जो है वीडियो अपना रुक गया था, तो उसी से हम इस वीडियो में पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट फर्स्ट में अपनों ने दोस्तों 478 धारा 478 के बारे में बात की थी। 478 के बारे में जो बात करता है आपका जमानती अपराध के बारे में। ऐसा अपराध जो प्रथम अनुसूची में या किसी विशेष अधिनियम द्वारा जमानती अपराध बनाया गया है या जो अजमानती अपराध से भिन्न अपराध हैं, ऐसा अपराध जमानती होता है और उसमें धारा 478 में अधिकार पूर्वक जमानत की मांग की जा सकती है। फिर अपनों ने बात की थी सेक्शन 479 पर, जो बात करता है कि कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी अभियुक्त व्यक्ति को कारागार में रखा जा सकता है बिना जजमेंट आए। तो किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जनरली फर्स्ट टाइम अगर वो ऑफेंडर हैं तो उस अपराध के लिए जितनी सज़ा उपबंधित है उसका 1/3 भाग अगर भोग लिया है और प्रथम अपराधी है तो उसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है। या कोई प्रथम अपराधी नहीं है, दूसरी बार या तीसरी बार अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसने अगर उस अपराध के लिए उपबंधित सज़ा की आधी सज़ा है ना 1/2 अगर सज़ा उस अपराध की भोग ली है तो उसे उस विचारण के दौरान रिहा किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोक अभियोजक पीपी विशेष कारण दर्शित करने पर आधी से अधिक अवधि के लिए भी उसको कारागार में रखा जा सकता है, किंतु किसी भी दशा में उस अपराध के लिए जितनी सज़ा उपबंधित है उस सज़ा से अधिक अवधि के लिए उसे कस्टडी में किसी भी कंडीशन में नहीं रखा जा सकता है। ये बात करता है आपका 479। फिर अपनों ने चर्चा की थी 480 पर 480 पर, जो बात करता है अजमानती अपराध के बारे में। अजमानती अपराध में जमानत कब ली जा सकती है। तो कोई भी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है और उसने अगर अजमानती अपराध किया है, ठीक है, तो उसी पर अपनी चर्चा चल रही थी 480 में कि कोई भी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है और उसके ऊपर किसी भी अजमानती अपराध का अभियोग है या संदेह है कि उसने कोई अजमानती अपराध किया है, ठीक है, और पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना या तो उसे गिरफ्तार किया जाता है या निरुद्ध किया जाता है और उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष वो हाजिर होता है या लाया जाता है तो उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। किंतु अगर व्यक्ति मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोगी है तो उसे इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। या कोई अभियुक्त व्यक्ति 7 साल से ज़्यादा की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग व्यक्ति है, दोष सिद्ध पहले एक बार किया जा चुका है तो फिर उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। या कोई अभियुक्त व्यक्ति जिसने 2 बार दोष सिद्ध रह चुका है किसी भी अपराध के लिए, जिसके लिए सज़ा 3 साल से ज़्यादा है और 7 साल से कम है, ऐसे अपराध के लिए अगर 2 बार वो सज़ा दोष सिद्ध हो चुका है तब उसे जमानती अपराध पर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर रोगी हैं, शिथिलांग व्यक्ति हैं, बालक हैं, महिला हैं तो उसे ऐसे छोड़ा जा सकता है, ठीक है। और इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। सेकेंड क्लोज इसके बारे में बात कर रहा था कि यदि कोई व्यक्ति अन्वेषण जांच विचारण के दौरान यदि ऐसे न्यायालय या अधिकारी को प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई भी अजमानती अपराध नहीं किया है किंतु उसके विरुद्ध जांच करने के लिए पर्याप्त आधार हैं तो उसे 492 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जाँच के लंबित रहने तक जमानत पर छोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये क्लोज 2 उपबंधित करता है, ठीक है। फिर क्लोज 3 के बारे में भी अपनों ने कल चर्चा की थी। 480 का क्लोज 3 जो है वो सशर्त जमानत के बारे में बात करता है ना। इस पर भी आज अपन चर्चा नहीं करेंगे। और जब भी मजिस्ट्रेट 480 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ता है तो उसे जमानत पर छोड़ते समय कारण दर्शित करने होंगे, कारण लिखने पड़ेंगे या विशेष कारण लिखने होंगे, ठीक है। यहाँ तक अपन कल के वीडियो में चर्चा कर चुके थे। इससे आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। क्लोज 5 जो है वो बात करता है कि यदि कोई न्यायालय जिसने किसी व्यक्ति को उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन किसी को जमानत पर छोड़ दिया है ना, लेकिन बाद में उसे वह न्यायालय ऐसा आवश्यक समझता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी
का निर्देश दे सकता है और उसे कस्टडी के लिए अभिरक्षा में रिमांड पर सुपुर्द कर सकता है। जिस भी व्यक्ति को 480 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन न्यायालय ने या अधिकारी ने जमानत पर छोड़ा है और पश्चातवर्ती प्रकरण पर उसको ऐसा लगता है न्यायालय को कि इस व्यक्ति की अरेस्ट किया जाना चाहिए, इसे कस्टडी में सौंपा जाना चाहिए, तो उसके लिए अरेस्ट वारंट वो जारी कर सकता है और उसे गिरफ्तार करवाकर अभिरक्षा में सौंपा जा सकता है। तो ये धारा 480 का क्लोज 5 है वो जमानत को निरस्त करने के बारे में बात करता है कि जो पहले जमानत ली जा चुकी है उसे निरस्त किया जा सकता है और एक्यूज्ड व्यक्ति को जेल के अंदर भेजा जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है। फिर क्लोज 6 जो है वो बात करता है कि यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण जो किसी अजमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति हैं उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख से 60 दिन की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जाता है, तो यदि ऐसा व्यक्ति उक्त संपूर्ण अवधि की अभिरक्षा में रहा है तो ऐसे कारण से जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश न दे तो मजिस्ट्रेट की समाधान पर जमानत पर उसे छोड़ दिया जाएगा। क्या कहता है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि कोई एक्यूज्ड व्यक्ति है ए, ठीक है, इसको किसी अपराध के लिए क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया है और इसकी गिरफ्तारी के लिए जो गिरफ्तार होने के बाद चालान पेश होगा, चालान पेश होने के बाद चार्ज लगाए जाएंगे, चार्ज लगाने के बाद ट्रायल स्टार्ट होगा, आपका विचारण स्टार्ट होगा और विचारण में क्या है, साक्ष्य देने के लिए तारीख नियत की जाएगी। तो जो साक्ष्य देने के लिए तारीख नियत की गई है उस तारीख से रेगुलर 60 दिन तक जो है ये एक्यूज्ड जो है कस्टडी में रहा है और 60 दिन के अंदर जो है साक्ष्य पूरे नहीं लिए जाते हैं, विचारण समाप्त नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्लोज 6 जो है 480 का है ना कि साक्ष्य लेने के लिए नियत तारीख से 60 दिन के अंदर अगर विचारण समाप्त नहीं होता है तो 61वें दिन एक्यूज्ड व्यक्ति जमानत के लिए आवेदन कर सकता है और कहता है समाधानप्रद रूप पर जमानत अगर दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ये एक प्रकार से मैंडेटरी जमानत के बारे में बात करता है कि ट्रायल के स्टार्ट होने साक्ष्य लेने के लिए नियत तारीख से 60 दिन के अंदर अगर विचारण कंप्लीट नहीं होता है तो एक्यूज्ड व्यक्ति को क्लोज 6 के अंदर जमानत पर छोड़ा जा सकता है। फिर क्लोज 7 जो है बात करता है कि यदि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात और निर्णय दिए जाने के पूर्व किसी समय न्यायालय की राय है कि विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिए हाजिर होने के लिए बंधपत्र उसके द्वारा निष्पादित किए जाने पर छोड़ दिया जाएगा। कोई भी एक्यूज्ड व्यक्ति है, मान लेते हैं ए एक्यूज्ड व्यक्ति हैं और ये कस्टडी में है किसी भी अजमानती अपराध के लिए, लेकिन साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता है कि ये जो अभियुक्त व्यक्ति किसी अपराध का के लिए दोषित नहीं है, साक्ष्य वो ले चुका है और साक्ष्य से उसे प्रतीत हो रहा है कि एक्यूज्ड व्यक्ति किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, तो इस व्यक्ति को केवल निर्णय सुनने के लिए है ना, जब निर्णय सुनाया जाएगा उस निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। ये भी मैंडेटरी जमानत के बारे में बात करता है 480 का क्लोज 7। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन 481 पर। 481 बात करता है कि अभियुक्त को अगले अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा करने के लिए जमानत। कोई भी एक्यूज्ड व्यक्ति हैं, उस एक्यूज्ड व्यक्ति से जब भी उसका मामला अगले अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा तो वहां पर उपसंजात होने की अपेक्षा करने के लिए जमानत के बारे में बात करता है 481। जैसे किसी भी व्यक्ति का विचारण समाप्त होने से पूर्व, किसी का ट्रायल चल रहा है ना, और उस ट्रायल के समाप्त होने से पूर्व या किसी व्यक्ति का क्या चल रहा है, आपका अपील लंबित है, तो उस अपील का फाइनल निपटारा होने से पूर्व है ना, या तो किसी का विचारण चल रहा है और उस विचारण के समाप्ति से पूर्व या अपील के निपटारे के
पूर्व, है ना, विचारण करने वाला न्यायालय या अपील का निपटारा करने वाला न्यायालय अभियुक्त से जब भी इस विचारण की आगे फर्दर अपील होगी या इस अपील की फर्दर कोई याचिका लगेगी, है ना, आगे उच्चतर न्यायालय में, ऐसे अभियुक्त व्यक्ति से जब भी उच्चतर न्यायालय के समक्ष कोई भी अपील फाइल की जाती है या याचिका फाइल की जाती है, तो उसकी बाबत जब भी उपसंजात होने के लिए वहाँ पर सूचना जारी की जाए उच्चतर न्यायालय के समक्ष, तो ऐसा व्यक्ति वहाँ पर उपसंजात होने के लिए या तो बंद पत्र निष्पादित करें या जमानत पत्र निष्पादित करें, है ना। और ऐसा बंद पत्र या जमानत पत्र जो है 6 महीने तक प्रभावी रहेगा, है ना। अगर 6 महीने के अंदर अंदर इस विचारण न्यायालय से अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई अपील होती है, तो उस अपील की जब भी सूचना जारी होगी तो वो अपराध का अभियुक्त व्यक्ति उस अपीलीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा, या इस अपील से कोई भी रिवीजन का आवेदन लगाया जाता है, रिवीजन फाइल किया जाता है, या कोई भी SLP अगर फाइल की जाती है ना, तो उस याचिका के संबंध में जब भी सूचना जारी की जाएगी, वो अपराध का अभियुक्त व्यक्ति उस उच्चतर न्यायालय के सामने हाजिर होगा। ऐसा बंद पत्र निष्पादित करें या जमानत पत्र निष्पादित करें, ऐसा आदेश अपीलीय न्यायालय या विचारण न्यायालय धारा 481 में अभियुक्त व्यक्ति को दे सकता है, और इसकी वैलिडिटी रहेगी आपके 6 महीने तक। ये जो बंद पत्र हैं ये 6 महीने तक प्रभावी रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब उसने ऐसा बंद पत्र निष्पादित कर दिया है कि वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष जब भी सूचना जारी की जाएगी वो उपसंजात होगा, लेकिन वो उपसंजात होने में क्या है, अब असफल रह रहा है। उच्चतर न्यायालय के समक्ष अपील हो गई है या याचिका हो गई है, और उसने जब भी उपसंजात होने के लिए सूचना जारी की है, उस सूचना में वो उपसंजात होने में असफल रह रहा है अभियुक्त व्यक्ति, तो उस कंडीशन में जो भी उसने बंद पत्र जो निष्पादित किया था, वो बंद पत्र का संपरण हो जाएगा, वो कैंसल हो जाएगा, और उस जमानती व्यक्ति से जिसने भी प्रतिभूति दी है उससे धारा 451 की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जो भी जमानत की राशि है उसे शास्ति के रूप में वसूला जाएगा 451 की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, ठीक है। तो ये प्रोविजंस है आपका 481 का, अभियुक्त का अगले अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए जमानत। ये जो प्रोविजंस था एज इट इज़ आपके 437A जो है CRPC में था, धारा 437A में था, और ये अब आपकी BNSS के सेक्शन 481 में है। अब दोस्तों बात करते हैं हम अग्रिम जमानत के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में आपने सुना होगा, है ना। क्या होती है एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत? अग्रिम जमानत के बारे में व्यवस्था CRPC के सेक्शन 438 में की गई थी, और BNSS जो है वो अग्रिम जमानत के बारे में व्यवस्था करता है धारा 482 के अंदर, है ना। 482 जो है बात करता है अग्रिम जमानत के बारे में। CRPC में पहले 482 में आपके अंतर्निहित शक्तियाँ थी, है ना, लेकिन अब 482 में क्या आ गया है, अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल, है ना। ये एंटीसिपेटरी बेल BNSS में या CRPC में कहीं भी शब्द यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर अग्रिम जमानत को कहा गया है कि गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति से की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश, कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका है ना, ऐसे व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश देने के बारे में धारा 482 है। तो जब भी किसी व्यक्ति को विश्वास करने का कारण है ना, रीज़न टू बिलीव है किसी पर्सन को कि उसे किसी अजमानती अपराध में, कैसा अपराध होना चाहिए, अजमानती नॉन बेलेबल ऑफेंस के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है ना। तो ऐसा अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन निर्देश देने के लिए या तो हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को आवेदन कर सकता है, और यदि वह न्यायालय ठीक समझे, है ना, वो न्यायालय को अगर कन्वेंस कर लेता है, संतुष्ट कर देता है, तो वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। धारा 482 जो है वो एंटीसिपेटरी बेल है ना, कि अभी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई नहीं है ना, गिरफ्तारी हुई नहीं है, अभी व्यक्ति जेल के बाहर है, उससे पहले वो जमानत के बारे में आवेदन दे
रहा है, क्योंकि उसे ऐसा विश्वास करने का कारण है, रीज़न टू बिलीव है, ये विश्वास करने का कारण आपके आईपीसी में धारा 26 में परिभाषित किया गया था कि जब भी कोई व्यक्ति विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतु रखता है तो वो विश्वास करने का कारण रखता है या कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति को ये विश्वास करने का कारण है कि उसे हो सकता है किसी अजमानती अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो इस धारा में निदेश के लिए, है ना, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो केवल निदेश के लिए कि अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए, ऐसे निर्देश देने के लिए या तो उच्च न्यायालय में या फिर सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है कि यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर छोड़ दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब जब भी उपधारा 1 के अधीन सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जमानत के बारे में निर्देश देगा तो वो निर्देश देते समय निम्नलिखित में से कोई भी शर्तें अधिरोपित कर सकता है। क्या क्या शर्तें अधिरोपित कर सकता है कि जब भी ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाएगा, ऐसे व्यक्ति की पुलिस द्वारा जब भी उससे कोई प्रश्न पूछने के लिए अगर उसकी उपसंजाति की आवश्यकता है, पुलिस अगर उसे उपसंजाति के लिए नोटिस जारी करता है तो वह उत्तर देने के लिए पुलिस अधिकारी के समक्ष समय समय पर हाजिर होगा। ऐसी शर्तें उस जमानती एंटीसिपेटरी बेल में लगा सकता है। कौन लगाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन या आपका हाई कोर्ट। फिर ऐसा अभियुक्त व्यक्ति अपराध से प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता संबंधित किसी भी व्यक्ति को अपराध के बारे में कोई भी तथ्य किसी पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को ना बताने के लिए कोई भी उत्प्रेरणा नहीं देगा, कोई भी धमकी नहीं देगा या कोई भी वचन नहीं देगा। ये शर्तें उस अग्रिम जमानत के आदेश में लगा सकता है। साथ ही वो न्यायालय ये भी आदेश दे सकता है कि अपराध का अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय की आज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा, है ना। भारत की सीमाओं को जब भी वो छोड़ता है न्यायालय की आज्ञा के बिना नहीं छोड़ेगा, ऐसी शर्तें लगा सकता है। फिर अपनों धारा 480 में अजमानती अपराध में के धारा 480 के क्लोज 3 में सशर्त जमानत के बारे में बात करी थी। तो वहाँ जो शर्तें न्यायालय लगा सकता है उनमें से कोई भी शर्त जो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ठीक समझे अधिरोपित की जा सकती है। ठीक है, तो अग्रिम जमानत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको विश्वास करने का कारण है कि उसे अजमानती अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह इस धारा में निर्देश के लिए केवल निर्देश दिया जा रहा है। अभी जमानत की बात नहीं हो रही, जमानत तो तब ली जाएगी जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो जब भी उसे गिरफ्तार किया जाएगा निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि उसे जब भी गिरफ्तार किया जाए जमानत पर छोड़ दिया जाए। और धारा 482 का क्लोज 2 जो है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को जब वो एंटीसिपेटरी बेल पर छोड़ता है तो कुछ शर्तें अधिरोपित करने के लिए ऑथोराइज करता है। ये निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर सकता है। फिर आते हैं अपन क्लोज 3 पर। 482 का क्लोज 3 बात करता है कि ऐसा व्यक्ति को पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी SHO वारंट के बिना जब भी गिरफ्तार करता है ना, और ऐसा अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए अगर तैयार हैं तो फिर उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। जिस अपराध की आशंका में व्यक्ति ने पहले से जमानत ले ली है ना, अब अगर उस अपराध के लिए उसे पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, स्टेशन हेड ऑफिसर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अगर उस व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए आता है और वो जमानत देने के लिए तैयार हैं क्योंकि उसको निर्देश ऑलरेडी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से मिल चुका है, तो अगर ऐसा व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। ठीक है, छोड़ दिया जाएगा, मैंडेटरी है। ठीक है, या फिर कोई मजिस्ट्रेट व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ पहली बार ही वारंट जारी कर सकता था, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल कर दी गई थी और उस अपराध के लिए मजिस्ट्रेट प्रथम बार ही अगर उसके खिलाफ कोई वारंट जारी कर सकता था, अरेस्ट वारंट, लेकिन अब उसके खिलाफ उसने पहले ही हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से क्या है अग्रिम जमानत के लिए निर्देश प्राप्त कर लिया है, तो अब उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकता है कोर्ट, है ना। लेकिन अग्रिम जमानत की जो ये व्यवस्था आपके BNS के सेक्शन 65 है ना, 65 दोस्तों बात करता है कि कोई भी 12 साल से कम आयु की किसी
बालिका के साथ में अगर कोई भी रेप हुआ है तो उस कंडीशन में उसके खिलाफ अग्रिम जमानत का आवेदन नहीं किया जा सकता है। और कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(2) के अधीन अगर कोई भी अपराध का अभियोग लगाया गया है ना, तो वो भी व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। तो ये 70(2) जो हैं 18 साल से कम आयु के किसी भी बालक के साथ में गैंग रेप के बारे में बात करता है। तो 18 साल से कम एज की किसी भी बालक के साथ अगर गैंग रेप हुआ है तो उस कंडीशन में भी कोई भी अभियुक्त व्यक्ति उसके लिए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। ये अग्रिम जमानत की उपबंध उस कंडीशन में लागू नहीं होगा। अब जब भी आपने अग्रिम जमानत के लिए या तो हाई कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में आवेदन किया है, ठीक है, तो वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट केवल ब्लैंकेट ऑर्डर जारी नहीं कर सकता है। उसको उस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा कि इस अपराध में अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आशंका होती है या गिरफ्तार किया जाता है तो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है कि मेरे ऊपर झूठा बलात्कार का अभियोग लगाया गया है, मुझे झूठा बलात्कार के मामले में फंसाया जा सकता है और उसमें मुझे गिरफ्तारी होने की आशंका है, इसलिए मुझे अग्रिम जमानत दे दी जाए, है ना। तो हाई कोर्ट उसी मामले के बारे में, स्पेसिफिक मामले के बारे में उस ऑर्डर में जिक्र करेगा कि इस व्यक्ति को जब भी बलात्कार के इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है तब उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। ऐसा कोर्ट केवल ब्लैंक ऑर्डर जारी नहीं कर सकता है कि इस व्यक्ति को जब भी जिस भी अपराध में गिरफ्तार किया जाए छोड़ दिया जाए, है ना। तो किसी भी अपराध में छोड़ने की बात नहीं होगी, स्पेसिफिक मामले में जिसके लिए वो कोर्ट के सामने हाजिर हुआ है उसी मामले में छोड़ने के लिए अग्रिम जमानत में आदेश दिया जाएगा, केवल ब्लैंकेट ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा, है ना। फिर अग्रिम जमानत होने के लिए या अग्रिम जमानत ग्रांट करने के लिए या एप्लीकेशन लगाने के लिए कहीं भी FIR होना आवश्यक नहीं है। अभी आपके खिलाफ जो व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर रहा है उसके खिलाफ भले ही कोई FIR दायर नहीं हुई है, फिर भी वो क्या है, अग्रिम जमानत के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकता है। अब सवाल उठता है कि एंटीसिपेटरी बेल अगर व्यक्ति को ग्रांट हो गई है तो ये कितनी अवधि तक जारी रहेगी। तो सुशीला अग्रवाल बनाम NCT दिल्ली 2020 के मामले में आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत पूरे विचारण तक चालू रहेगी, है ना। एक बार उसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इन्वेस्टिगेशन से पूर्व अगर व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी गई है तो अन्वेषण, जांच, विचारण तीनों के दौरान चालू रहेगी, है ना। केवल आरोप विरचित कर देने से, चार्ज फ्रेमिंग कर देने से या चार्जशीट फाइल कर देने मात्र से अग्रिम जमानत ऑटोमेटिक खारिज नहीं होगी, है ना। ये कहा गया है सुशीला अग्रवाल बनाम NCT दिल्ली 2020 के मामले में। फिर गुरुबख्श सिंह बनाम पंजाब राज्य 1978 के मामले में न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत को चालान पेश होने तक के लिए सीमित किया जा सकता है। अगर कोर्ट चाहे, है ना, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट चाहे तो जब वो अग्रिम जमानत ग्रांट करता है उस समय विशेष कारण दर्शित करने पर वो अग्रिम जमानत को केवल चालान पेश होने तक के लिए सीमित कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई सीमित अवधि के लिए अगर उन्होंने कोर्ट ऑफ सेशन ने या हाई कोर्ट ने चालान पेश होने तक ही अगर अग्रिम जमानत जारी नहीं की है तो फिर वो पूरी अवधि तक जारी रहेगी। तो दोनों मामले समझ में आए। सुशीला अग्रवाल बनाम NCT दिल्ली 2020 के मामले में कहा गया था कि अग्रिम जमानत पूरे काल तक, है ना, विचारण के दौरान भी जारी रहेगी, केवल आरोप विरचित कर दिए जाने से या चार्जशीट फाइल कर दिए जाने मात्र से आपकी अग्रिम जमानत ऑटोमेटिक खारिज नहीं होगी। लेकिन अगर गुरुबख्श सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में कहा है कि अगर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट चाहे तो अग्रिम जमानत को चालान पेश होने तक सीमित कर सकता है। दोस्तों फिर बात करते हैं अपन ट्रांजिट अग्रिम बेल के बारे में, है ना। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? तो जनरली अग्रिम बेल या एंटीसिपेटरी बेल उसी न्यायालय में लगाई जाती है जिस न्यायालय को उस मामले की सुनवाई की अधिकारिता होती है, जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में व्यक्ति आता है। लेकिन ट्रांजिट बेल उतनी अवधि के लिए जितनी अवधि तक अधिकारिता वाले न्यायालय से बेल ना ले ली जाए, रेगुलर बेल ना ले ली जाए, उतनी अवधि तक ट्रांजिट अग्रिम बेल ली जा सकती है। ये कहा गया है प्रीतम सिंह बनाम
पंजाब राज्य के मामले में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए जो है एमपी का रहने वाला है, ठीक है, और ये गया है फिलहाल कहाँ पर, आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अभी ए है, और ए को हिमाचल प्रदेश में सूचना मिलती है कि इसके खिलाफ में झूठा मुकदमा दायर किया जा सकता है, और इसको झूठे मुकदमे में गिरफ्तारी एमपी जब पहुंचेगा तब इसकी की जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में ये ट्रांजिट अग्रिम बेल के लिए किसी दूसरे राज्य में, जहां ये हैं हिमाचल प्रदेश के कोर्ट ऑफ सेशन में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, ये यहाँ के हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि जब तक जिस जुरिस्डिक्शन वाले न्यायालय से ये क्या है जमानत नहीं लेता है, तब तक की अवधि के लिए जो बेल दी जाएगी उसे ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। और इसके बारे में प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में कहा गया है। डी के गणेश बाबू बनाम पीटी मनोकरण का वाद भी एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इस एंटीसिपेटरी बेल का उद्देश्य या ऑब्जेक्ट या ध्येय क्या है ना। क्या इसका उद्देश्य गलत करता या रॉन्ग डूअर की मदद करना है? तो नहीं, गलत जो करने वाला है, अपराध करने वाला है, उनकी मदद करने के लिए, अथवा जिन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया परिस्थितिजन्य साक्ष्य से किया केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य से अगर उनमें प्रथम दृष्टया अपराध में संलिप्तता दिखाई देती है, तो इस एंटीसिपेटरी बेल का उद्देश्य उसे संरक्षण देना नहीं है। केवल इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे व्यक्ति को सहायता देना जहां प्रथम दृष्टया ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति को या आवेदक को मामले में जहां पर झूठा फंसाया गया है, झूठा आरोप उसके खिलाफ लगाया गया है, झूठा मामला रचा गया है, ऐसे अभियुक्त व्यक्ति की सहायता करना है, ना कि ऐसे व्यक्ति की जिसके खिलाफ प्रथम दृष्टया ही प्रथम परिस्थितिजन्य साक्ष्य से या केस डायरी से मामला प्रतीत होता है, ऐसे व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट की जा सकती है। ये बात कही गई है आपके डॉक्टर गुलाब सिंह किरार बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2016 के मामले में, ठीक है, जहां पर अपराध के अभियुक्त व्यक्ति जैसे कि हत्या का है, बलात्कार है आदि के मामले का कोई फरार अभियुक्त व्यक्ति है, तो ऐसे फरार अभियुक्त व्यक्ति को अग्रिम जमानत का वो हकदार नहीं होगा। हत्या, बलात्कार आदि के संगीन अपराधों का कोई भी फरार अभियुक्त व्यक्ति है तो उसे अग्रिम जमानत का हकदार नहीं होगा, अग्रिम जमानत ग्रांट नहीं की जा सकती है। ये बात कही गई है आपके मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा 2014 के मामलों में, ठीक है दोस्तों। तो ये बीएनएसएस का जो आपका एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजंस हैं वो अपनों ने आज पढ़ा है दोस्तों। मेरी जो ये पहल है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में जो बीएनएसएस के प्रोविजंस और अगर आप चाहते हैं तो अन्य कानूनों के प्रोविजंस भी आपको मैं इजी वे में इस नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरा हौसला बढ़ाना होगा। अगर आपको मेरी ये जो पहल हैं वो पसंद आती हैं तो कमेंट्स करें और मुझे प्रेरित करें। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।